नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक हस्ती से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और इन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। जानते-पहचानते हैं, आप सभी इन्हें जानते-पहचानते हैं, लेकिन आखिर ये हस्ती में कैसे बदले, एक आम इंसान से इतनी बड़ी हस्ती में कैसे बदले, आज हम इनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ में है प्रकाश गेदाम जी। आस्था बहुउद्देशीय संस्था जिनका सेक्टर 2 में एक संस्था है जहाँ पर लाचार और गरीब जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करते हैं ये, और देशदान जैसे पुनीत कार्य भी ये करवाते हैं। तो मिलते हैं प्रकाश गेदाम जी से, इनसे पूछते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। प्रकाश गेदाम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। आप प्रकाश जी बताएंगे, एक जन सेवा का कार्य, इंसान आज जहाँ बहुत सारी नशेखोरी में और आज का युवा जो है ये सब करना नहीं चाहता, क्या ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपने इस लाइन को चुना, सेवा के भाव को चुना? जी। मैंने गरीबी को बहुत करीबी से देखा। मैंने क्या, मेरा पूरा परिवार गरीबों को बहुत करीब से देखा है। गरीबी से हम जब बाहर निकले हैं, तो एक ज़माना था हमारा कि जब उस वक़्त भूख लगती थी, खाने को नहीं था। आज इतना खाने को भूख नहीं लगती, डर लगता है कि कहीं बीमारी ना हो जाए। ऐसा समय, जिस समय भूख लगती थी, बिल्कुल स्कूल में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, टीचर पढ़ा रहा है, पेट में आग लगेगी, जो पढ़ा रहा है वो याद ही रहता था। ऐसा ज़माना भी देखी हमने बचपन में। तो बचपन में हमारे पिताजी, मेरी मम्मी ने पूरा परिवार अकोला जिला महाराष्ट्र में, अकोला से पूरा परिवार मम्मी ने भिलाई लेके आई थी, पूरे परिवार को साथ में हम लोग भिलाया। पिताजी भी आए थे, तो गांव में खेती बाड़ी थी हमारी 2 एकड़। तो फिर 1 साल बाद पिताजी बोले कि मैं खेती बाड़ी देख के आता हूँ, मैं यहाँ पे कलेक्टर काम करूँगा करके। तो पिताजी गाँव चले गए। गाँव चले गए, जाने के बाद में फिर वहाँ पे वो बीमार पड़ गए। वो बीमार पड़ने के बाद हमको खबर नहीं, हम कभी इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में किराए में रहते थे हम लोग, तो खबर हमको लगी नहीं। पिताजी वहाँ पे बीमार पड़ गए, पड़ने के बाद में उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनका अंतिम संस्कार गाँव के लोगों ने किया। हमारे चाचा के लड़के आए थे गाँव से, उनका हाथ पड़ाया। बाकी हमारे परिवार का किसी के सदस्य को उनके अंतिम संस्कार में, सेवा में 6 महीने बीमार पड़ते, कोई हाथ नहीं लगा। जब मैं 1990 में, पिताजी 1982 में खत्म हुए थे, तो 1990 में जब मैं गाँव गया, तो गाँव के लोगों ने मुझे बताया कि पिताजी बीमार पड़े थे, तो मैंने पानी पिलाता था, मैं सामान ला के देता था, मैं खाना ला के देता था, दवाई ला के देता था। तो मैंने सुना था उनको, मतलब वो बात मेरे दिमाग में रही। और जब भिलाई में सन 2000 तक हम थोड़ा संपन्न होने लगे थे, फोटो फ्रेमी की दुकान है हमारी, 4 भाई 2 बहन है हम लोग। तो जब देखा कि मैंने खा पी कर कुछ बचाने लगे, तो मैंने अपने कमाई का 20% लोगों के हितों में और सहायता करने लगा। बीच-बीच में मैं, कोई गरीब आदमी मर गया, उसको लकड़ी के लिए पैसा देना, कफन के लिए पैसा देना चाहिए होता। बाद में मैंने देखा कि नदी किनारे में जो लाशें, लावारिस लाशें लगती है, उसको दफन करने के बाद में जानवर निकल के खाने लगी शिवनाथ नदी किनारे। तो मैंने वहाँ से प्रण लिया, क्यों ना पिताजी की याद में जो लावारिस लोग मर जाते हैं, एक श्रद्धांजलि के रूप में अपन उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे। एक इंसान का संस्कार एक मानव के समान हो, सम्मानजनक हो, जो सम्मान को सम्मान मिलता है मरने के बाद में, वो सम्मान हम देंगे। तो मैंने चालू किया। सन 2000 से धीरे-धीरे 2002 में मैंने अपने हाथों से संस्कार करना चालू कर दिया। तो ऐसे करते-करते अभी मैंने करीब 24 साल होने वाले हैं, तो 1875 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार मेरे हाथों से हो चुका है, जिसमें ट्रेन से कटी लाशें हो गई, कोई लावारिस गरीब आदमी मर जाता है, कोई मार के फेंक देता है, कोई झोपड़ी में खत्म हो जाता है। ऐसे 1875 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। बाद में मैंने देखा कि शिवनाथ नदी किनारे में 2 बूढ़ा-बूढ़ी बैठी हुई है, वो मुझे चिल्ला रही है, बोलते मुर्दों का संस्कार कर रहे हैं, जिंदों का सेवा नहीं करते। उसके बाद देखा मेरी मम्मी कृष्णा नगर में 2 बूढ़ा-बूढ़ी बैठती थी, उसको एक दिन घर में लेके आ गए, जहाँ अपना कार्यालय सेक्रेटरी में, वो कार्यालय में 2 बूढ़ा-बूढ़ी लेके आ ली। पता चला बूढ़ा-बूढ़ी अपने परिवार के लड़के से परेशान थे, दारू पी के वो हल्ला करता था, तो घर से निकल के वो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। उनको दोनों को रिक्शे में डाल के आश्रम में लेके आई। अब उधर से मैं भी ना 2 बूढ़ा-बूढ़ी को दूसरे दिन उसको भी लेके आया। मतलब वो बूढ़ा-बूढ़ी ने पूछ जब बोली कि ये मुर्दों को संस्कार करता है, जिंदों की सेवा नहीं करता, उसको भी लेके आया। 2 से 4 हो गए। 4 से अभी हमारे आश्रम में 75 लोग निवास रहता है, जिसमें मतलब टोटल बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, कुछ चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, लपापीत लोग हैं, कुछ दिमाग से मंडल है, ऐसे लोगों की हम सेवा कर रहे हैं वहाँ पे आश्रम में। उसके अलावा
सन 2006 से पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक पर्चे कराते हैं हम लोग विकलांगों का। क्योंकि मेरा जो भांजा है ना, मेरा जो भांजा है, अचानक उसको ऐसी कोई बीमारी पकड़ ली, वो अपना 16 साल की उम्र में उसके हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए और 20 साल की उम्र में खत्म हो गया। तो मेरे को बड़ा मन में ग्लानि हो गई कि भाई दिव्यांग है, ये ऐसा है, दिव्यांग है, चल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं पा रहा है। ऐसे कई लोग हुए भारत में, तो क्यों ना अपन उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ काम करें। तो उनको सर्टिफिकेट बनवाना, विकलांगों का सर्टिफिकेट बनवाना उनको, और समाज कल्याण विभाग से जाके प्रमाण पत्र दिलाना, पेंशन दिलाना। तो बाद में मैं ख्याल आया कि शादी नहीं हो पाती, कोई एक मंच में लाके मैं हर साल परिचय सम्मेलन करा के, और परिचय सम्मेलन में जो जोड़े बनते थे वो अपने घर में शादी करते थे। फिर बाद में हमारे को सांसद थे ताराचंद साहू जी, तो बोले कि परिचय सम्मेलन कराता है, शादी क्यों नहीं कराता? बोले पैसे कौन देगा? तो बोले सामान मैं दे दूंगा, शादी में जो भी सामान लगेगा, दहेज वहेज खाने पीने का मैं करूँगा। उन्होंने एक साल सहयोग किया। उसके बाद में फिर हम लोग जो लगातार करने लगे ना, हर साल फिर परिचय सम्मेलन कराते थे, फिर वो जोड़े बनते थे शादी करा के। तो अभी टोटल पूरे भारत वर्ष में जितने भी राज्य है ना, करीबन जम्मू कश्मीर छोड़ के और साउथ छोड़ के बाकी हर राज्यों के जोड़े हमने बनाए और शादी कराए। बीच में आपको रोकना चाहूंगा प्रकाश जी, आपने बोला कि सांसद जो थे ताराचंद साहू जी, उन्होंने आपकी मदद की। यहाँ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि उनसे परिचय कैसे हुआ, मुलाकात कैसे हुई? साहू जी से जी। अब वो पार्टी से जुड़े हुए थे हम लोग, बीजेपी से शुरू से जुड़े हुए थे, जाना करते थे हम लोग, और संघ से भी जुड़े हुए हैं। तो उनको हम लोग किसी न किसी कार्यक्रम बुलाते थे हम लोग, और संस्कार करते थे। संस्कार करने भी कभी बीच में सहयोग करते थे। वो अंतिम संस्कार में जा रहा तो दूर जा रहा तो वहीं पे जाते थे, बीच में सहयोग करते थे। लेकिन दादी जब पता चला कि शादी भी कर रहे करके, और शादी कार्यक्रम परिचय सम्मेलन में आते थे, वो परिचय सम्मेलन बराबर आते, तो सम्मेलन आना बैठना और देना। तो उनको जब पता चला कि ये शादी परिचय कराने के बाद में जो दोहरे बनते हैं उसकी शादी घर में जाकर करा नहीं पा रहे, मुझे जब पता चला तो उन्होंने बुलाया, बोला शादी कब क्यों कराएंगे, आप शादी की तैयारी करो, मैं सहयोग करूंगा करके। सहयोग करते थे वो शादी जोड़ने में, शादी का ये करने के ना। बाकी तो हम लोग फिर उनके शादी का नाम लेके हम लोग जब जगह जगह जाते थे ना, उन लोगों की सहयोग करते थे हम लोग। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो प्रकाश भैया के साथ में हुई हैं। उन्होंने इनके दिल में ऐसा जगह बनाया, वो बातें दिल पे ऐसी लगी कि वहां से समाज सेवा की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी विडंबना कि प्रकाश भैया ने अपने पिता की अंत्येष्टि तक नहीं देखी, उनके अंतिम दर्शन तक नहीं किए। वो बात इनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसी घर कर गई कि उनके नाम पर इन्होंने ये सारे कार्य की शुरुआत की। जो लावारिस लाशें होती हैं उसको दफन किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ये क्यों ऐसा किया जाता है, ये बताएं। लावारिस क्लास जो मिलती है, वो लावारिस नहीं, वो वारिस ही है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माँ बाप बंधु लड़का का रहता है, इसलिए दफन करते कि अगर बाई चांस अगर उसके वारिस अगर मिल गए और उसने दावा किया कि मेरे बेटे का, पिताजी का, मम्मी का, पापा का अंतिम संस्कार तुमने किए, दफन कर दिए, मतलब संस्कार किए, उनका मर्डर कर दिए होगे किसी का, उन्होंने दावा कर दिया कि मर्डर कर दिए होगे, आपने मर्डर कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, दोबारा शिनाख्त करने के लिए शासन का नियम है, गवर्नमेंट का, दफन नहीं किया जाता उनको, लावारिस को। उसका रिकॉर्ड कैसे रखते होंगे? उसका रिकॉर्ड हम लोग, एक तो लिखा पढ़ी होती है, जैसे आज एक क्लास मिली, लावारिस क्लास मिली जी, तो उसका हम लोग एक पर्ची बनाए हम लोगों ने, उसका पंचनामा बोलते, हाँ पंचनामा बनाया पर्ची ने, वो लास्ट कब मिली, कहाँ मिली, किस जगह मिली और किस तारीख को मिली, पूरा लिखा रहता है उसमें। एक पर्ची थाने में रहती है, एक पर्ची मेरे पास रहती है। अगर कोई वारिस मिला है तो उसमें हम लोग एक बिल्ला भी डालते हैं, एक प्लास्टिक का बिल्ला, उसमें नंबर रहता है, प्लास्टिक बिल्ला सड़ता नहीं है, उसमें नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को हम डाल देते हैं गड्ढे में। और गड्ढे का नंबर, पर्ची का नंबर, अगर जैसे कोई वारिस आ गया, खोद कर निकालना पड़ा, अगर गड्ढे का नंबर और वो पर्ची का नंबर मिल गया तो समझो वही लाश है। ये तो आपने बताया कि आप सिक्योरिटी के लिए उसको, उसकी पहचान हमेशा बनाए रखने के लिए आप ये करते हैं। कभी ऐसा हुआ भी है कि कोई किसी लाश का वारिस आया हो और उसे खोद के निकालना पड़ा? बहुत लोग है ऐसे। मैक्सिमम जो हम लोग समझा देते हैं कि लाश को दफन करने में 2 दिन 3 दिन हो गया, अभी निकालेंगे तो गल गया होगा। तो कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग पूजा पाठ करके और अपने आपा को हाथ रख के संतुष्टि में, दिन में हाथ रख के, मतलब पूजा पाठ कर चले जाते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा दिन नहीं होता, कुछ लोग को निकाल के फिर जला भी देते हैं हम लोग, चलो हम लोग जला देंगे घर पे। ये तो हुई कफन दफन की बात। देहदान कब से शुरू हुआ और क्या उद्देश्य है इसका? देहदान की मैं कहानी बताऊंगा। यहाँ पे भिलाई में
मेडिकल कॉलेज जब खुलने लगे, तो कुछ मेडिकल कॉलेज के जो संचालक मेरे पास आने लगे। उनको जब पता चला कि प्रकाश जयराम जो है लावारिस दाऊ का संस्कार करता है, अब वो क्या सोच रहे थे कि प्रकाश जयराम जो लाशें मिलती है हमको दे देगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जब तक लाश नहीं मिलेगी बच्चों को रिसर्च करने के, तब तक मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिलती। तो मेरे पास आने लगे हम लोग, तो अपन तो लाश दे नहीं सकते ना। एक बार पुलिस का पंचनामा हो गया, उस लाश को अपन किसी को दे नहीं सकते, वो तो सीधा अपन पुलिस के माध्यम से दफन करेंगे तो या जला देंगे, जो भी है। तो एक दिन मैंने सोचा कि मतलब क्यों ना अपन शरीर दान की घोषणा करें। मरने बाद शरीर वैसे भी मट्टी होना है, जलाए बाद राख होना है, क्यों नहीं शरीर की दान करने के लिए अपन घोषणा कर दे। तो मैंने ऐसी एक टीम बनाई, तो बोला मैं शरीर दान कर रहा हूँ, मरने बाद मेरे शरीर को दान कर रहा है कि मेडिकल कॉलेज जाकर बच्चे की। मैं 4-5 लोग तैयार हुए। मैंने फिर वो 10-12 लोग मिलके रायपुर में डीन थे शर्मा जी करके, रायपुर मेडिकल कॉलेज में शर्मा जी, नाम नहीं आ रहा हमको, शर्मा जी हमने शरीर पूरे 10-12 लोगों ने शरीर दान की घोषणा कर दी काम करके। तो मीडिया में आया, वो पेपर में आया, पेपर के माध्यम से मीडिया में आया, तो और भी लोग तैयार हो गए देह दान करने के लिए। मेरा भी काम हो रहा, मेरा भी काम हो रहा, मेरा भी काम हो रहा। ऐसे करते रहते मैंने 1250 ज्यादा लोग फार्म बांटा, और फार्म बांटने के बाद में मेरे पास में करीबन 800-900 फार्म मेरे पास में आ चुके कि हम भी देह दान करेंगे करके। और उसमें से हमने करीबन अभी तक 45 लोगों का हमने विभिन्न छत्तीसगढ़ के विभिन्न कॉलेज में 45 लोगों का देह दान करवाया। अब तक जब से आप कर रहे हैं, तब अब तो आप क्या 45 लोगों का बदल हो देना कह रहा है मेडिकल कॉलेज में, जैसे रायपुर मेडिकल कॉलेज हो गया, एम्स हो गया, शंकरा हो गया, ये रूंगटा हो गया, ऐसे यह बहुत बहुत पुण्य कार्य है। एक सच्चाई है कि संस्था कोई भी हो, बिना फंड के, बिना पैसों के नहीं चल पाती। फंड कैसे उपलब्ध होता है? फंड जो है शुरू में तो बहुत तकलीफ है चलाने में, क्योंकि मेरी शॉप है और भतीजा भी ठेकेदार वगैरह है, 4 भाई है, चारों भाई दुकानदारी करते हैं। शुरू में हम लोग तो पिताजी के याद में सर्व करते थे हम लोग, लेकिन कोरोना काल के बाद में जनसंख्या बढ़ गई आश्रम में। संस्कार तो मैं पिताजी के याद में अपनी सर्व करता हूँ। कोरोना काल के बाद में जब जनसंख्या बढ़ गई तो लोग के दानदाता भी बढ़ गए। जब लोगों को पता चला कि आश्रम है तो लोग तो राशन पानी देना या कुछ सहयोग करना अभी लोगों ने चालू किया, 4-5 साल से चालू किया। इसके पहले बहुत ज्यादा तकलीफ जाती थी। तो जो संस्था में जो अपन जो सेवा करते ना, शादी का ले लो, शादी का जो टोटल है ना, शादी का जो टोटल है, जोड़े बनाना मेरा काम है, पर्चा करना मेरा काम है। शादी जब बनती, जोड़े बनते, तो मैं भिलाई के जो वो सारे लोग हैं उनको काम सौंप देता हूँ। आप खाने का दीजिए, आप कपड़े दीजिए, आप ब्लाउज दीजिए, आप पेटीकोट दीजिए, बर्तन लीजिए, ऐसे करके हम लोग काम से। किसी ने मना नहीं किया कहता कि ऐसे शादी का जो कार्यक्रम है ना, वो आपसे लोगों के दानदाता के माध्यम से होता है और संपन्न होता है। और अभी तक कोई प्रचलन नहीं आई। मलय साहब जानते हैं, मलय साहब कई बार शादी में आए, हम लोग सोचते थे कि अभी 8 दिन बचा है, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन 8 दिन बाद में पता चलता है कि पूरी शादी की पड़ गई पूरे धूमधाम से। पिछले बार अभी 300 कन्या का शादी का सीएम साहब आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी इतने जोड़ों का। लेकिन क्या लोग फटाकर वगैरह मिलने बोलते, मैं भवन का भवन का निजाम कर दूंगा, खाने के लिए कर दूंगा, पानी में दे दूंगा, कपड़े में दे दूंगा, बेटी को मैं दूँ। फटाफट लोगों ने वो शादियां निपट गई धूमधाम से। अभी तक ऐसा कोई तकलीफ नहीं आई हमको। और वो आश्रम का तो पूरा दान चलता है, शादी भी आपसे लोगों के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, आपने सुना विकास जी ने बताया है कि इस तरह से इनकी समाज सेवा की शुरुआत हुई। और भी आपसे हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश, क्योंकि प्रकाश गिदाम एक ऐसे समाज सेवी का नाम है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं अकेले करते हैं। क्योंकि हर समाज सेवी किसी न किसी एक क्षेत्र में काम करता है, लेकिन आपका क्षेत्र जो आप बहुमुखी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमारी जनता के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? बुजुर्ग लोगों को आप जो आश्रम चला रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को रखते हैं या जो भी कार्य करते हैं, हमारी जनता के लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से। किसी भी सेवा करने के लिए, कोई भी सेवा कार्य हो, चाहे बुजुर्ग की सेवा हो, चाहे किसी गरीब कन्या का युवा हो, ये सब काम करने के लिए अपनापन होना चाहिए। मेरे अपने, जब तक मेरे अपने की भावना मन में नहीं जगेगी, तब आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते हैं, ना कि सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते। और नियत होना चाहिए, पैसा सबके पास में, लेकिन पैसा खर्चा करने की नियत होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता रहा होगा कि मैं बताना चाहूंगा कि इस संसार में बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना सबसे कठिन काम है। और जब माता पिता जब बेड में आ जाते हैं तो और ज्यादा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि उस बुजुर्ग को जैसे छोटा बच्चा रहता है, 1 साल का बच्चा रहता है, वो बेड में पड़ा रहता है, धुलाना धुलाना, खाना पीना खिलाना, और उसको छोड़ के कहीं जाना नहीं, तो गिर जाएगा तो सर पटेगा, ऐसा सोच के बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना पड़ता है जब बेड में आते। वो सबसे कठिन काम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी किसी बुजुर्ग को बेड में आने की नौबत ना पड़े, स्वस्थ रहते ही अपना देह त्यागे। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास में अभी 4-5 फोन आए,
पिताजी बैठते हैं, माताजी बैठते हैं, भैया इस कैसे करेंगे, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब पिताजी माता-पिता जब बेड में आ गए तो अगर कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अगर माता-पिता की सेवा करना चाहता हो, राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा उसको, प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो नौकर-चाकर नहीं करेगा, उसको अगर वो अपनी माता की सेवा करता है, तो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। धंधा बिज़नेस वाला बिज़नेस नहीं कर पाएगा, नौकरी वाला नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि माता-पिता के प्रति समर्पित होगा तब। अब वो चाहेगा कि जान दो मुझे नौकरी करना है, मम्मी पढ़े रह लो, नौकर-चाकर करेंगे करके। तो नौकर-चाकर कितना करेंगे? सबसे कठिन काम है सेवा करना। दोस्तों, समय रहते भैया का कहना है कि समय रहते संभल जाइए, ऐसी स्थिति को उत्पन्न ना होने दें कि हमें अपने कार्यों पे पछताना पड़े। और बुजुर्ग माँ बाप की सेवा ही बहुत बड़ी चीज है। माँ बाप की सेवा मतलब आप साक्षात अपने इष्ट, अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। प्रकाश में इस बीच में एक सवाल और मेरे ध्यान में आ रहा है कि आप ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, अभी तक आपको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, उनमें से कुछ बताएंगे? क्या सम्मान प्राप्त हुआ है जो बताना चाहेंगे? 2006 में मुझे अखिल भारतीय स्तर पर महाराजा अग्रसेन सम्मान महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने मुझे हाथ पकड़ के एकदम रखे थे, हाथ में पकड़, और वेरी नाइस, वेल डन बोले थे, बहुत अच्छा काम करता करके। मुझे लगा था कि मैं कभी सोचा नहीं था कि काम करने से मुझे सम्मान मिलेगा और राष्ट्रपति मुझे सम्मानित करेगा। जब वो ऐसा बोले तो मेरा और मन बढ़ गया और हिम्मत बढ़ गई कि अपन को और खुल के काम करने लगा। उस समय तो मैंने जब अब्दुल कलाम जी जब मेरा हाथ पकड़ के धन्यवाद देते, उस समय सिर्फ 200 लोग का ही संस्कार हुआ था मेरे हाथों से। फिर 2002 से चालू करके अपन 2006 में 4 साल में 200-250 लोग का ही संस्कार हुआ था। एक महाराजा का समारोह, उसके बाद पूरे अखिल भारतीय स्तर पे जो हम लोग युवा करते हैं दिव्यांग लोगों का, तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा दिव्यांगों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का विकलांगता का सम्मान मुझे मिला था। ये 2016 में मिला था मुझे। उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी और गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष थे, पूरा गृह मंत्री भी थे, पूरी मंत्रिमंडल था, उनके हाथों मुझे सम्मान दिया गया। विकलांग क्षेत्र में अच्छे काम करते थे, विभाग करते। वो एक मुझे सम्मान अखिल भारतीय स्तर पर महाराष्ट्र गौरव सम्मान मुझे बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में, वहाँ मिला था मुझे। वहाँ पे मनोहर पर्रिकर और उस समय के मुख्यमंत्री थे और प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उन्होंने सम्मान किया था सभी मानव सेवा के काम के। ये 3 सम्मान, बाकी तो और भी बहुत सारे सम्मान मिले, छोटे मोटे सम्मान 10-12 सम्मान और मिले मुझे, लेकिन सम्मान के लिए अपन काम नहीं करते। मुझे लगता नहीं कि मैं सम्मान मिले से कुछ सम्मान मिले से मुझे लगता है कि अब कोई काम ना रुक जाया करते, सम्मान को जो मैं भागता ही नहीं सम्मान के वजह। अच्छा प्रकाश भैया, ऐसे कार्य जो भी हैं, जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी कि फंड के बगैर काम मुश्किल है। जी जी, सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप कि इस तरह? सरकार से तो सरकार से वो अपेक्षा रखते हैं लोग, सरकार सहयोग करेंगे तो और मन बढ़ काम करेगी। सरकार का कुछ लिमिट रहता है फंड देने के लिए। सरकार सिर्फ वृद्धाश्रम चलाने के लिए फंड देती है, सरकार अंतिम संस्कार करने के लिए कोई फंड नहीं देती है, शादी करने के लिए कोई फंड नहीं देती, शादी सरकार खुद करती है, क्यों फंड देगी वो? अंतिम संस्कार तो पुलिस का काम है, वो पुलिस करेगी। लेकिन अपन मानवता के नाते अपन आगे बढ़ के करते हैं। आज तक सरकार मुझे जेल तक नहीं, मैंने सरकार से जब से संस्था चालू किया तब से मैंने सरकार से बोला कि भाई मुझे अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन इलाक कीजिए, मुझे मत कीजिए, वो जमीन आरक्षित कीजिए, जो भी मैं नहीं कोई और आदमी आएगा करेगा संस्कार करेगा। तो वो लास्ट को जब निकलना पड़ता है, जब वारिस आता है तो लाश को निकाल के देना पड़ता है, तो जमीन आरक्षित रहेगी तो अपन 10 साल बाद 20 साल बाद में उस लाश को निकाल के दे देंगे अपन किसी व्यक्ति को। अभी तो ऐसे है कि जहाँ पर हमारी लाश कभी नदी किनारे कभी यहाँ किए, कभी वहाँ से कभी रायपुर नगर में किए, तो जहाँ पर वहीं पे संस्कार कर दे। और जब कई बार ऐसा हुआ कि जब वारिस मिलते हैं कि मेरे भाई को, मेरे पति को, मेरे माँ को कहाँ दफन किए, हम उस जगह में पूजा करना चाहते हैं, उस समय जब बिलकते हो तो हम लोग जगह खोज के ही दे पाते कहाँ के, क्योंकि बरसात में जगह मिल जाती है। अगर जगह मिल जाती है 1 एकड़ 2 एकड़, हम 60 पे नक्सल लाइन से करते और वहाँ पे बिल्ला टांग देते, एक वो लोहे का वो टांग देते, इसका माँ की लाश इस जगह किए करके। और 5 साल बाद भी अगर आता है तो अपन वो खम्मा निकाल के उसमें देख के पढ़ लेते हैं, तो ये फिर अपन क्या करते। अब लास्ट जगह नहीं मिलती, सरकार जगह ही दे दे पाई। उसके बाद एम्बुलेंस में मैं एम्बुलेंस मांग रहा हूँ कि एम्बुलेंस मिलने से मेरे संस्था के लिए काम भी आएगी, और कोई जैसे लाश मिलती है तो लाभ क्लास को उठाने के लिए, उठाकर मरचू में मरचू में ले जाने के लिए, मरचू से लाने के लिए, दफन करने के लिए एम्बुलेंस क्या हुआ था, एम्बुलेंस भी मुझे मिले नहीं आज तक।
जगह भी नहीं मिली, एम्बुलेंस भी नहीं मिली। उसके बाद में अपन विवाह के लिए फंड मांगते हैं, तो शादी विवाह के लिए कोई फंड प्रावधान ही नहीं है। सरकार बोलते भाई हम तो खुद ही शादी करते हैं, साल साल हर साल शादी करते हैं, तो आपको कोई फंड देंगे, आप करते हो करो, आपसी धंधा का माध्यम से करो। हम लोग 80 करते हैं, हमसे ज्यादा माध्यम से। दोस्तों, समाज सेवा का कार्य आसान नहीं होता, लेकिन दिल में अगर जज्बा है और दिल में कोई ऐसी चोट लगी हो जिससे आपका दिल इस क्षेत्र की तरफ बढ़ जाए, समाज सेवा की तरफ बढ़ जाए, फिर क्या कहने, फिर ऐसे प्रकाश गेडाम और भी बन जाएंगे। अब भैया एक चीज जानना चाहूंगा, अभी आपकी संस्था कितनी जगहों पर है संस्था? हाँ, मेरा तो विचार है कि पूरे छत्तीसगढ़ में मैं अपनी संस्था का ब्रांच खोलूं करके, ताकि छत्तीसगढ़ में हर जिले में एक अपनी संस्था का ऑफिस खोले और लोग कार्य करें। फिर कार्य करने के लिए ऐसे लोग मिलना चाहिए सामने आए, और कार्य करना ही आसान नहीं है। ये जो कार्य जो कर रहा हूँ वो उसमें समय भी जाना है, पैसा भी जाना है, और घर द्वार का पूरे घर द्वार का पूरा हम लोग बोझा भी ढोना पड़ेगा हमको, क्योंकि अपन संस्था करने जाएंगे, सेवा करने जाएंगे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे लोग मिल नहीं रहे मुझे जिले में, और सरकार अगर सहयोग कर दी तो मैं पूरा जिले में पूरा शाखा डाल देता। अंतिम संस्कार हर जिले में, अंतिम संस्कार कोई लाश मिला तो अंतिम संस्कार करे, और हर जिले में अपना आश्रम खोले। लेकिन मेरा 2 जगह आश्रम विधायन है, एक सेपरा अपनी वृद्धाश्रम, वहाँ 25 लोग रहते हैं। वो 25 लोग ऐसे है, उसमें ज़्यादातर 50% लबापरीत है, लकवे से ग्रसित है, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, इस टाइप के लोग हैं। किसी कमर टूट गई, किसी पैर टूट गया, इस टाइप के 25 लोग सेक्टर में रहते हैं, और 50 लोग यहाँ पे रहते हैं सेक्टर 2 में। भविष्य की अगर बात करें प्रकाश के, भविष्य में क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, क्या आपकी सोच है, कहाँ क्या एम लेके चल रहे हैं? मैं चाह रहा कि ये जो सेवा का जो काम है, यहाँ पर जो सेवा कर रहा है, मैं तो और जो बहुत सारा सेवा करता हूँ, प्याऊ कर भी खोलता हूँ, गरीबों को कपड़े बांटता हूँ। ये मैं बताना मुश्किल है, बहुत सारा समय बीत जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हर जिले में आस्था संस्था के नाम से एक आश्रम खुले, एक ऑफिस खुले, जिसमें बुजुर्गों की सेवा हो, और अंतिम संस्कार जो अंतिम संस्कार हर जिले में कोई ना कोई व्यवस्था से मिलता हो, तो वहाँ सम्मानजनक ढंग से दफन नहीं हो पाता है। कि पुलिस भी कैसे करेगी, पुलिस को भी गड्ढा खोदने के लिए कोई वर्कर चाहिए। हाँ, उनको भी मतलब पुलिस के पास भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। पुलिस को भी गाड़ी, कभी कभी गाड़ी लाना पड़ता है, किराए से गाड़ी करना पड़ता है, नगरे से गाड़ी लाना पड़ता है। तो ऐसे अगर एक सहयोग हो जाता है हर जिले में, तो अंतिम संस्कार जो है लोगों का सम्मानजनक से हो जाता है। और शादी भी संस्था का अगर ऑफिस खुलता तो हर जिले में शादी, गरीब लोग शादी भी ओपन करते बढ़िया धूमधाम से, विकलांग लोगों का। कोई व्यक्ति अगर किसी के हृदय में ऐसी पीड़ा हो, कोई जुड़ना चाहे आपसे, तो कैसे जुड़ सकता है? जुड़ सकता है अपने, उसमें कोई जन कानून नहीं है। संस्था जो संस्था मैं चला रहा हूँ कोई अपनी नहीं है। आज मैं चलाते कोई दूसरा चलाएगा, वो आके अपने विश्वास भाव से आ सकता है, अपना समझ के आ सकता है, और नियत होना चाहिए सेवा करने की। क्योंकि जो बहुत सारे काम है, बहुत सारे जो काम होते हैं वो साल में महीने में एक बार अपना कार्यक्रम कर दिए, छोड़ दिए। ये जो काम है मेरा, मतलब हर दिन बुजुर्ग की सेवा, मतलब हर दिन करना है। संस्कार हर 2 दिन में आना ही आना है। और शादी का जो कार्यक्रम है, विवाह कार्यक्रम है, हर 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 महीना कोई ना कोई आता है। मैं दिव्यांग हूँ, मुझे इस टाइप की लड़की चाहिए, लड़का पता मुझे लड़का चाहिए, तो ये क्या है, हर मेरा तो मतलब कि ना हर दिन इसमें आधा दिन तो कोई में चले जाता है। इसके अलावा मैं हमारे संस्था में भी एक शो फीचर है, तो हाथ में मेरा फोन कभी बंद नहीं रहता। रात को 12 बजे 2 बजे आता फोन, गेराम भाई मेरे घर में मम्मी खत्म हुई है, अब उनको रखने के लिए फ्रीजर चाहिए। तो रात को 2 बजे 3 बजे मैं फ्रीजर निकाल के देता हूँ। दो फ्रीजर रखी मेरे पास में, एक सेक्टर में, एक सेक्टर 2 में। फ्रीजर निकाल के देते हैं, लोग घर ले जाते हैं, अपने जो खत्म होते हैं, जहाँ होता है उनको अपने घर में रखते हैं। अगर वो घर में नहीं रखेंगे, दवाखाने में ले जाएंगे, तो दवाखाने फिर पीएम होगा उनका, डॉक्टर को जगह कैसे मरे क्या मरे, वहाँ पे लफड़ा होगा उनका, फिर वो पीएम करेगा तो मुश्किल। तो वो अच्छा ही रहा है। तो घर में इसलिए फ्रीजर ला कर रखा, तो लाइन में मैं सबसे पहले मैंने फ्रीजर ला कर, अभी तो मेरा देख के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने फ्रीजर ला के रखा है। तो ये फ्रीजर है। और मैंने अधिकारी से पूछा रहा से 10-15 साल पहले, बहुत बड़ा अधिकारी था, हाँ सर आप मुझे कुछ फंड दीजिए सेवा करने के लिए, संस्कार करना होता है। तो बोलता है तुमको हमने बोला क्या? बोला नहीं बोला। तो बोला तुम करो, नहीं करा तो मत करो, दूसरा कोई करेगा, फंड क्यों देंगे तुमको? तो मैंने बोला भाई गलती हो गया मुझे। तो बोले अपना करो, नहीं करा तो मत करो, आप फरवत मांगो, बोले किसी से ठीक वक्त में ना जाओ। बोले हम ये फंड देने वाले में नहीं है। तो अब मेरे को समझ में आया कि बोला नहीं अपनी साथ को, अपने पास पैसा है तो पैसा खर्चा करके सेवा करो, तो उसमें अति संतुष्टि मिलती है। सरकारी अधिकारियों ने ये कह दिया कि फंड नहीं मिलेगा, आपको करना है तो आप करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
आप भी अगर चाहते हैं जुड़ना तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। आप प्रकाश भैया से संपर्क कर सकते हैं। सेक्टर 6 सी या ई मार्केट, जी मार्केट में, सी मार्केट में भैया की छोटी सी फोटो फ्रेमिंग की दुकान है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। या फिर सेक्टर 8 या फिर सेक्टर 2 में आस्था बहुउद्देशीय संस्था के नाम से आश्रम है इनके, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। प्रकाश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को समय दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये थे हमारे साथ में समाज सेवी प्रकाश गेराम जी, जो एक छोटी सी फोटो फ्रेमिंग की दुकान चलाते हैं और इन्होंने अपना पूरा पारिवारिक परिचय भी दिया कि इनके 4 भाई बहन हैं और किस तरह से ये इस समाज सेवा के क्षेत्र में आए और कैसे ये समाज सेवा कर पा रहे हैं। आज इनका नाम हर एक उस दुखिया, उस गरीब, उस ज़रूरतमंद के ज़बान पे होता है जिसे इनकी ज़रूरत होती है और ये आगे बढ़कर उस गरीब का, उस ज़रूरतमंद का हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं मैं होना। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द ही बहुत बड़ा शब्द है कि मैं होना। एक बार आप भी कह के देखिए और दुखिया गरीब लोगों का साथ दे के देखिए, आपको कितना सुकून मिलता है। ऐसी और खबरों के साथ, ऐसी और हस्तियों से हम मिलाएंगे अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से।